आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, दोज वर ऑल्सो नोन एज अर्ली नेशनलिस्ट, उनको हम मॉडरेट्स के नाम से भी जानते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने इस टॉपिक को कवर कर दिया है। सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट को आज मैं कवर करूंगा इस चैप्टर में। सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में डिफरेंट इवेंट्स को हम देखेंगे और जो ट्रायो है लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन तीन एग्रेसिव लीडर्स के अचीवमेंट्स को भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म, इस टॉपिक को भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो स्टे विथ अस, होप सो इस चैप्टर के सारे डाउट्स आपके आज के सेशन में क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सवाल यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद, यानी 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, since then Indian National Congress were consistently, or the members of Indian National Congress were consistently demanding several so-called, you can say, problems जो भारत में इंडियंस के साथ हो रही थी, वो सोशल हो, वो पॉलिटिकल हो, वो सिविल हो, एंड टाइम टू टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉज इंप्लीमेंट कर रही थी उसके जो कंसिक्वेंसेस थे, जो भारतीयों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ऐसे कई विषयों के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस टाइम टू टाइम डिमांड्स करती आई है। एग्जाम्पल के तौर पर आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में लोअर एज जो 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था, उस एज को वापस से बढ़ाने की मांग, इंडियन काउंसिल को अबॉलिश करने की मांग, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को बढ़ाने को लेकर मांग, देयर वर सेवरल, मिलिट्री के ऊपर जो एक्सपेंसेस किए जा रहे थे उन एक्सपेंसेस को कम करने को लेकर मांग, ऑन द अदर साइड उन पैसे को इंडियंस के डेवलपमेंट में, उनके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने को लेकर मांग। तो ऐसी कई मांगों को लेकर इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट, इंडियंस के लिए एम्प्लॉयमेंट को लेकर डिमांड। तो पास्ट में आपने इससे पहले के चैप्टर में राइज ऑफ नेशनलिज्म में आपने ये सब कुछ पढ़ा है, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट और व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ कांग्रेस बिफोर 1905। बट ऑल दीज डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, और इसको लेकर एक डिसकंटेंटमेंट यानी असंतुष्टि भारतीयों के बीच थी। This was one of the main cause of rise of aggressive nationalism, because Indians felt, भारतीयों को ऐसा महसूस होने लगा कि कांग्रेस का जो मोड ऑफ स्ट्रगल है, उनका जो मोड ऑफ डिमांड है, वो जो 3P है, पीस, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट, ये जो तरीका है अंग्रेजों से अपने डिमांड्स को मनवाने का, वो बहुत असरदार नहीं है, और शायद रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस वर नॉट इन द फेवर ऑफ इंडियंस। और दुनिया भर में उस समय हो रहे इवेंट्स ने एग्रेसिव नेशनलिज्म को प्रमोट किया, बिकॉज दोज पीपल हु फॉलो एग्रेसिव नेशनलिज्म और दोज नेशनलिस्ट हु फॉलो दिस पाथ हैड फर्म बिलीव कि इस ही मेथड से, एग्रेसिव मेथड से ही हमें हमारे डिमांड्स पूरे होते हुए दिख सकते हैं या हो जाएंगे। तो एग्रेसिव नेशनलिस्ट का राइज करने का एक कारण मॉडरेट्स के अप्रोच भी है।
हालांकि there were several other causes of rise of aggressive nationalism, but as a teacher I believe जहां तक मैं हिस्ट्री को समझ पा रहा हूं और जितना मैंने पढ़ाई की है उस आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉडरेट्स के अप्रोच से किसी प्रकार का रिजल्ट जो है, कंसिक्वेंसेस जो है वो इंडियंस के हित में नहीं था. दैट इज वाई एग्रेसिव नेशनल, एक डिसकंटेंटमेंट, असंतुष्टि होने की वजह से इंडियंस में जो इंडिया में जो यूथ्स थे वो शायद इंस्पायर्ड हुए कि हमें एग्रेसिव पाथ पे चलना होगा अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम इट, व्हाट वर द कॉजेज? अगर हम कॉजेज को कलेक्टिवली देखें तो एक एक करके हम उसको डील करेंगे. सबसे पहला कह रहा है, बाय द एंड ऑफ 19th century यंग रेडिकल नेशनलिस्ट इमर्ज्ड विद इन द कांग्रेस. कांग्रेस में मॉडरेट्स की संख्या बहुत अधिक है, यानी सिंस द फॉर्मेशन ऑफ 1885 कांग्रेस 1885 में बनी और तब से हम देख रहे हैं कि मॉडरेट्स वो हैं जो 3P को फॉलो करते हैं. कांग्रेस में वो लोग जो ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में विश्वास रखते हैं, जिनकी मान्यताएं हैं कि हमें अंग्रेजों से नेगोशिएशन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और बातचीत के माध्यम से ही हमें अपने डिमांड्स को अंग्रेजों से पूरा करवाना चाहिए. एग्रेसिव होने से शायद रिजल्ट उनके अगेंस्ट होंगे, यानी अंग्रेज रिप्रेसिव एक्शन ले सकते हैं कांग्रेस के ऊपर या कांग्रेस के मेंबर्स के ऊपर. और दूसरी तरफ ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में उनका एक विश्वास था कि अंग्रेज हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, उनकी शासन हमारे हित में है, हमारे लिए फेवरेबल है. तो इस प्रकार के जो थॉट्स थे कांग्रेस में अर्ली डेज में या कांग्रेस के मेंबर्स में, ये शायद उन्हें एग्रेसिव होने से रोक रहा था. और ऑन द अदर साइड 19th century में हम अगर देखें, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1885 टिल बंगाल डिवीजन, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, यानी 1905 तक आप देखेंगे कि कांग्रेस इसी मोड में चल रही है. ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव्स नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, हैं, बट देयर वर फ्यू इन नंबर्स. उनकी संख्या बहुत कम है, मॉडरेट्स की संख्या कांग्रेस में बहुत अधिक है. और ऑन द अदर साइड कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट रहे सिंस 1885 टिल 1905 और इवन 1905 के बाद भी, तो वो सारे के सारे मॉडरेट्स अप्रोच के रहे, है ना. तो वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स होते थे उनमें ज्यादातर मॉडरेट्स अप्रोच के लोगों को रखा जाता था, यानी वर्किंग कमेटी कांग्रेस की दिशा तय करती थी कि कांग्रेस क्या एक्शन लेगी. तो उसके लिए कुछ कांग्रेस के सदस्यों को मिलाकर एक वर्किंग कमेटी बनाई जाती थी. एवरी ईयर 1 साल का टेन्योर होता था और प्रेसिडेंट का भी 1 साल का टेन्योर होता था. तो जितनी बार भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन रहे हैं वो सारे मॉडरेट्स अप्रोच वाले हैं, वर्किंग कमेटी में मेंबर्स मॉडरेट्स अप्रोच वाले हैं, तो डेफिनेटली कांग्रेस भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगी. तो 19th century में नेशनलिस्ट जो है, बड़ी संख्या में ये जो एग्रेसिव नेशनलिस्ट हैं वो उभर कर आ रहे हैं देश में, ठीक है. वो आगे आकर देश की आजादी में, देश की क्रांति में भाग ले रहे हैं. They were not satisfied with the methods used by, as I told you earlier, कि moderates के method और जो mode of struggle है उससे aggressives जो हैं और जो youths है इस देश में वो बहुत संतुष्ट नहीं है उसके nationalistic अप्रोच से. देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के लिए उनके अप्रोच से वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे. और रिजल्ट, चूंकि संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है. इंडियंस जो डिमांड कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो डिमांड कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स से वो सारे के सारे डिमांड्स रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है. तो डेफिनेटली आपका अप्रोच मेथड जो है वो फेल हो रहा था. इस वजह से भी यूथ्स के अंदर पेशेंस जो है वो लैक करने लगी और उन्हें लगा कि शायद एग्रेसिव मीन्स जो है यही एक रास्ता है अपने डिमांड्स को फुलफिल करने का. दे ब्लेम द ब्रिटिश फॉर ग्रेजुअल इम्पोवरिशमेंट. यूथ्स को ऐसा प्रतीत हो रहा था, इनफैक्ट इट इज ट्रू, कि देश में गरीबी का मुख्य कारण अंग्रेजों की पॉलिसीज हैं. ऑन द अदर साइड, एज आई टोल्ड यू, मॉडरेट्स बिलीव इन कि अंग्रेजों का जो शासन व्यवस्था है वो बहुत अच्छा है और देश के हित में है. इट इज इन द फेवर ऑफ इंडिया.
whereas on the other side जो एग्रेसिव अप्रोच के हैं, जो यूथ हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो इम्पोवरिशमेंट है इस देश में, उसके पीछे का कारण कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। कौन है? ब्रिटिशर्स। उनका ऐसा मानना था कि भारत में गरीबी के पीछे का कारण और एग्रीकल्चर के डे बाय डे डिक्लाइन होने का कारण, या आप कह सकते हैं ग्रोथ नहीं होने का कारण, ब्रिटिश पॉलिसीज है। By now the Indians were aware of their ill treatment by the British and discrimination in South Africa, and at the same time Indians जो अफ्रीका गए थे as a labor, उनको वहाँ पर उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था, like Indians had to wear a ID card, यानी आप भारत के नागरिक हैं इसलिए आपको वहाँ पर ID कार्ड पहनना अनिवार्य होता था, ID कार्ड बनवाना अनिवार्य होता था। उनके पास उनके साथ भेदभाव इन अ सेंस कि साउथ अफ्रीका में हम ये देखते हैं कि व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी व्हाइट्स जो हैं दे हैड ऑल द प्रिविलेजेस एंड राइट्स, वेयर एज ब्लैक्स के पास किसी प्रकार का कोई राइट और प्रिविलेज नहीं था। मार्केट से लेकर टॉयलेट तक, ट्रेन कंपार्टमेंट से लेकर बसेस तक, स्कूल, हेल्थ फैसिलिटीज, सभी जगह ब्रिटिशर्स के लिए अलग व्यवस्था होती थी और ब्लैक्स के लिए अलग व्यवस्था होती थी, क्योंकि अफ्रीका भी यूरोप का गुलाम था। फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, सेवरल कंट्रीज ऑफ यूरोप ने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया हुआ था। तो इंडियंस को यहाँ से मजदूरी के लिए वहाँ ले जाते थे या दूसरे एक्टिविटीज़ को के लिए ले जाते थे, और वहाँ उनकी जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। उनका रहन सहन, पहनावा बहुत ही गंभीर होता था, क्योंकि उनकी इनकम बहुत लो थी। ऑन द अदर साइड उनके साथ उन्हें राइट्स भी नहीं दिए जाते थे, उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। इसके लिए आगे हम चलकर देखेंगे कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए तो उन्होंने वहाँ इंडियंस के लिए सत्याग्रह किया, और फाइनली वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो महात्मा गांधी के लीडरशिप में ये जो सत्याग्रह होता है उसको लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करती है और इंडियंस को उनके राइट्स देती है और सारे वो अधिकार उनको मिलते हैं। और इसके बाद गांधी 1915 में भारत लौटेंगे, और फिर हम मास मूवमेंट को आगे इस चैप्टर के बाद देखेंगे। तो अफ्रीका में इंडियंस के साथ जो बर्ताव हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, उनकी जो स्थिति है वहाँ वो बहुत दयनीय है। और ये जब खबरें भारत पहुँच रही हैं मीडिया के माध्यम से, तो ये इंडियंस को और यूथ्स को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, और उन्हें लग रहा है कि मॉडरेट्स कुछ नहीं कर रहे इस देश की आज़ादी के लिए, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मॉडरेट्स का जो ये मेथड ऑफ स्ट्रगल है वो वर्थलेस है, इट हैज़ नो कंट्रीब्यूशन। तो हमें आगे आना होगा और इस मोड में, दैट मीन्स एग्रेसिव मोड में अपने डिमांड्स को रखना होगा स्वराज की प्राप्ति के लिए, यानी फ्रीडम के लिए हमें इस मेथड से ही आगे बढ़ना होगा, ये मानना था इनका। नेक्स्ट, देयर वर सेवरल सोशल रिफॉर्मर्स। इस समय में हम कई सोशल रिफॉर्मर्स को देखते हैं जो समाज में आकर उन्होंने यूथ्स को इंस्पायर किया। आप उसमें तिलक का भी नाम ले सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ऐसे पर्सनालिटीज़, ऐसी शख्सियत समाज में उभर कर आई, बाहर आई, और इन्होंने अपने लेखों के जरिए का अर्थ है न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, किताबों के थ्रू यूथ्स को इंस्पायर्ड किया कि कम एंड ज्वाइन एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड लेट इंडिया गेट फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिशर्स। तो सोशल रिफॉर्मर का भी बहुत बड़ा रोल रहा। एंटी इंडियन एक्ट्स, देयर वर सेवरल एंटी इंडियन एक्ट्स, बहुत सारे भारतीयों के विरुद्ध या भारतीयों के खिलाफ जो पॉलिसीज बनी, जो कानून आया इस दौर में, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। जैसे हम देखते हैं कि
मीटिंग्स को रोकने के लिए कानून बनाया गया कि आप कलेक्टिवली कहीं मीटिंग नहीं कर सकते हैं विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। जैसे आज हम प्रोसेसन निकालते हैं, दशहरा का समय होता है या किसी गणपति आयोजन होता है, तो किसी प्रकार के आयोजन में हम प्रोसेसन निकालते हैं, यानी एक प्रकार से मूर्ति विसर्जन के साथ एक जुलूस होती है। लेकिन उसके लिए हमें पहले प्रशासन से, यानी लोकल जो पुलिस स्टेशन है जहाँ से जहाँ तक हमें यात्रा करनी है, उसके लिए हम पुलिस से परमिशन लेते हैं, है ना। एक प्रोसेस है, एक व्यवस्था है आज हमारे देश में। तो उन दिनों भी इस कानून के बाद आप पब्लिकली विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स और द डिपार्टमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, उसके बिना आदेश के आप कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कानून, या पूर्व में हम लॉर्ड लिटन को जब पढ़ते हैं, रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन, जिसमें आपने आर्म्स एक्ट पढ़ा, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पढ़ा, दिल्ली दरबार को पढ़ा, इसके अलावा ऐसे कई आईसीएस के एग्जाम्स को उन्हीं के दौर में 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय आईसीएस एग्जाम में ना बैठें और क्वालिफाई ना करें। तो इस तरह की पॉलिसीज, और बाद में लॉर्ड कर्जन के ही शासन में हम देखते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ। 1903 में बंगाल डिवीजन बिल आता है और 1905 में ऑफिशियली इसको डिवाइड कर दिया जाता है वेस्ट और ईस्ट बंगाल में। तो ऑल दीज पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट रियलाइज्ड एग्रेसिव्स और यूथ्स कि हमारे पास अंग्रेजों से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वी आर कंसिस्टेंटली, मॉडरेट्स तो कंसिस्टेंटली वो प्रे पिटिशन और प्रोटेस्ट वाले, इनफैक्ट पीस वाले मेथड से तो डिमांड कर ही रहे हैं, बट ब्रिटिशर्स उनकी बात नहीं सुन रहे। तो हमारे पास जो एक विकल्प बचता है वो विकल्प है एग्रेशन का, और शायद एग्रेसिव मेथड से हमें हमारे डिमांड्स पूरे होते हुए दिखेंगे, ऐसा इनका मानना है। Mass support was mobilized and self-confidence, self-reliance, national pride acquired the prime position. इस समय हम देखते हैं, हालांकि मास सपोर्ट की बात तो हो रही है, देश को इंस्पायर किया जा रहा है। जैसे अभी महात्मा कह रहा हूं मैं, मोदी जी को अगर आप देखें तो वो देश को प्रेरित तो कर रहे हैं, स्वच्छ इंडिया अभियान चला रहे हैं, है ना। स्वच्छ इंडिया अभियान चलाने के पीछे का उनका उद्देश्य ये है कि इस देश की बड़ी आबादी को हम प्रेरित करें कि जैसे हम घरों को साफ रखते हैं वैसे हम अपने शहर को भी साफ रखें। लेकिन क्या हमारा जो समाज है उसमें क्या हर एक व्यक्ति इसमें अपना योगदान दे पा रहा है? शायद नहीं दे पा रहा, और इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि कानून से समाज में बदलाव नहीं आता, कानून बना देने से समाज में चेंज नहीं आता। इट नीड्स इंस्पिरेशन। गवर्नमेंट को और वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, उसको समाज को प्रेरित करना होता है। कानून बना देने से सिर्फ चीजें जो कल तक सबके समक्ष हो रही थी, सबके सामने हो रही थी, अब वो दरवाजे के पीछे से की जाती हैं या छुप छुपा कर की जाती हैं, लेकिन वो होती हैं। तो समाज जब तक प्रेरित नहीं होगा, जैसे दहेज, डाउरी को लेकर हमारे यहाँ कानून तो है, बिहार में बहुत बरसों से कानून है डाउरी को लेकर, लेकिन आज भी समाज में दहेज लिया जा रहा है और दहेज दिया जा रहा है ना। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मौलिक अधिकार में आपको ये कहा गया है कि आप अपने अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी का कंपल्सन नहीं होता है, प्रोफेशन को लेकर आप फ्री रहते हैं। बट क्या ईमानदारी से हम बताएं कि हम अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करते कि तुम्हें इंजीनियरिंग ही करना है, मेडिकल ही करना है, सिविल सर्विसेज के लिए ही जाना है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कानून है लेकिन वो कानून पूरी तरह से समाज में लागू नहीं है। कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है, इस वजह से वो चीजें आज भी घट रही हैं। जैसे जैसे जागरूकता आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें बेहतर होने लगेंगी या रिजल्ट पॉजिटिव होने लगेगा। तो मास सपोर्ट की बात तो की जा रही है, यूथ्स को इंस्पायर्ड किया जा रहा है, देश में एक बड़े वर्ग को एजिटेशन के लिए यानी मास मूवमेंट के लिए एग्रेसिव मेथड से इंस्पायर किया जा रहा है। बट स्टिल आप नहीं देखेंगे इतिहास के पन्नों में कि किसी प्रकार का कोई पॉपुलर मास मूवमेंट थ्रू एग्रेसिव
मेथड हुआ कॉलोनियल पीरियड में। ये बहुत छोटे स्तर पर, बहुत लोकल लेवल पे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग 1857 की क्रांति को भी वो एजिटेशन यानी वो एग्रेसिव नेशनलिज्म के उदाहरण में रख सकते हैं, लेकिन दैट वाज अ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। मैं बात कर रहा हूँ मूवमेंट की, यानी जब आप किसी चेंज के लिए डिमांड करते हैं और गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि आप इस डिमांड को एक्सेप्ट करें, है ना, तो उस तरह के किसी एग्रेसिव मेथड से आपको भारतीय इतिहास के पन्नों में कॉलोनियल पीरियड में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। मूवमेंट में वायलेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन एग्रेसिव मेथड से कोई मूवमेंट शायद नहीं चला। तो अगला है बाल गंगाधर तिलक रिवाइव्ड मेनी हिंदू फेस्टिवल्स टू अराउज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। बाल गंगाधर तिलक की बात मैंने की, लाला लाजपत राय की मैंने बात की, दे वर्कड ऑन इट, उन्होंने इस पे काम किया कि देश में भारतीयों को प्रेरित किया जाए कि वो एग्रेसिव नेशनलिज्म के मेथड पे चले, और इसके लिए उन्होंने भारतीय यूथ्स को, भारतीयों को प्रेरित किया, उनके सेंटिमेंट्स को जगाने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मेथड्स को भी अपनाया। जैसे आप देखेंगे इंडिया के पास्ट को रिवाइव करने का प्रयास किया, जो ग्लोरियस पास्ट है हमारा। इसके अलावा गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेशन, शिवाजी महाराज को लेकर सेलिब्रेशन, ठीक है, ऐसी चीज़ें इसी दौर में शुरू हुई बंगाल के विभाजन के बाद। स्वदेशी एंड बॉयकॉट, ये तो बंगाल विभाजन के बाद ये मूवमेंट चला। स्वदेशी एंड बॉयकॉट, स्वदेशी का मतलब है इंडिजीनियस, यूज गुड्स मेड इन इंडिया, देश में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करें, इसके लिए हमने प्रेरित किया भारतीयों को। हालांकि ये पूरे भारत में उस दौर में नहीं, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बॉयकॉट जब आया तो ये बंगाल तक ही सीमित रह गया ये मूवमेंट स्वदेशी और बॉयकॉट का। हम देखते हैं जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था, तो उसमें सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज टाइटल रिटर्न था एंड द सेकेंड स्टेज वाज बॉयकॉट ऑन स्वदेशी, एंड देन दिस वाज लॉन्च्ड एट नेशनल लेवल। स्वदेशी एंड बॉयकॉट राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया। अभी जो बात हो रही है वो शायद बंगाल के स्तर पर बात हो रही है, तो इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू बंगाल। दो बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय इंस्पायर्ड पीपल टू फॉलो स्वदेशी एंड बॉयकॉट। स्टेप्स वर टेकन टू डेवलप इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। के अलावा भारत में अब स्वाभाविक है कि अगर आप बॉयकॉट करेंगे, ब्रिटिश गुड्स या ब्रिटिश ओरिएंटेड गुड्स का अगर आप विरोध कर रहे हैं, उसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए। इसलिए देश में कल कारखाने लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया, और बहुत सारे लोग आगे आकर निकल कर भी आए जिन्होंने कल कारखाने लगाए, जिससे कि भारतीयों की जरूरतें पूरी हो सके, ठीक है। और इससे अंग्रेजों को भी इकोनॉमिक लॉस होगा, तो डेफिनेटली शायद उन्हें इंडियंस का वो महत्व समझ पाए, आप यू कैन से दैट, और या वो आप समझ लीजिए कि वो मजबूर हो जाएं कि इंडियंस के जो डिमांड्स हैं उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस तरह का इंडियंस का अगर स्वदेशी और बॉयकॉट जैसे मूवमेंट चलते रहे तो उनको इकोनॉमिक लॉस होता रहेगा, और एट द एंड शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए यहाँ पर रूल करना। इसलिए शायद मजबूर करने के लिए ये इकोनॉमिक लॉस होने, इसके लिए स्वदेशी और बॉयकॉट जैसे मूवमेंट चलाए गए। इसके अलावा हम देखते हैं स्टेप्स वर टेकन टू डेवलप इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, एज आई टोल्ड यू, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। डिमांड फॉर सेल्फ रूल प्रोवाइडेड द बेस फॉर द मास मूवमेंट। इसके अलावा सेल्फ रूल की बात की गई। सेल्फ रूल की बात करने का अर्थ क्या है कि इंडियंस के बीच एक ओपिनियन बिल्ड करने का प्रयास किया गया कि इंडियंस सेल्फ रूल की डिमांड करें। सेल्फ रूल का मतलब है डोमिनेंट स्टेटस। डोमिनेंट स्टेटस की मांग हालांकि मॉडरेट्स भी कर रहे थे। प्रोविंशियल लेवल पे इंडियंस द्वारा इंडियन गवर्नमेंट हो और सेंट्रल लेवल पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, ठीक है, इसी को हम कहते हैं डोमिनेंट स्टेटस। यानी पूरे देश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, जहां आज हमारी संसद है वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, और जो स्टेट में वर्तमान में हमारी सरकार है या डिफरेंट स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है वहां पर इंडियंस द्वारा चुनी हुई एक सरकार होगी, जो इंडियन ही होंगे, उसमें ब्रिटिशर्स नहीं होंगे। तो इस तरह के गवर्नेंस को हम कहते हैं डोमिनेंट स्टेटस। तो डोमिनेंट स्टेटस की मांग मॉडरेट्स भी कर रहे थे, एग्रेसिव्स भी कह रहे थे कि हमें स्वराज चाहिए। हालांकि there is a basic difference between moderates and aggressives. Moderates believe in the British sense of justice. They believe that their demands in administration would be accepted by the Britishers,
whereas aggressives believe that we won't believe in the administrative setup of the Britishers, we want it completely change. हम चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से क्या हो जाए, बदल जाए. मतलब ये शासन व्यवस्था ही हमें अंग्रेजों की नहीं पसंद है, इससे हमें बहुत परेशानियां हैं, कंसिक्वेंसेस हैं, आप इसको पूरी तरह से क्या करें, चेंज करें. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है. नेक्स्ट एक एक करके हम कॉजेस को देखेंगे. तो क्या क्या कॉजेज रहे. सबसे पहला है फैमाइन एंड प्लेग, दूसरा है वर्सनिंग ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, इंटरनेशनल इवेंट्स, रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल. दीज वर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट. असर्टिव नेशनलिस्ट के आने का या बढ़ने का, या आप कह सकते हैं असर्टिव नेशनलिज्म या एग्रेसिव नेशनलिज्म या रैडिकल नेशनलिज्म के पीछे के ये सारे कारण हैं. फैमाइन पहला है. फैमाइन में हम देखते हैं क्या क्या हुआ. तो आप देखेंगे 1896 टू 97 इस टाइम पीरियड में देश में अकाल पड़ा. इस टाइम पीरियड में देश में क्या पड़ा, अकाल पड़ा, और बहुत भीषण अकाल पड़ा. लगभग आप देख रहे हैं 45 लाख पीपल, 45 लाख लोग जो है इससे प्रभावित हुए, दे डाइड. ठीक है. और गवर्नमेंट जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी को अगर हम देखें तो वो बहुत स्लो है. इट वॉज वेरी स्लो. वो बहुत स्लो क्या कर रही है, सपोर्ट दे रही है. जहां तक मनी की बात है, फूड की बात है, हाँ, तो पेन में टेक्निकल इश्यूज हो जाती हैं. खैर, द गवर्नमेंट मशीनरी वॉज स्लो इन प्रोवाइडिंग रिलीफ, मनी, फूड, क्लोथिंग टू द पीपल. चूंकि अंग्रेजों का उद्देश्य ही नहीं है कि हम भारतीयों की मदद करें. वैसे भी एक माइंडसेट अंग्रेजों का ये था कि इंडियंस आर इंफीरियर, ब्रिटिशर्स आर सुपीरियर, वी केम हियर टू रूल द नेशन, प्लंडर इंडिया, हम तो लूटने आए हैं, फिर हम इनकी मदद क्यों करेंगे, मर रहे हैं मरने दो. ठीक है. तो लेकिन दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिशर्स को कह सकते हैं उनके ऊपर उंगली ना उठाए कि भाई आप लूटने के चक्कर में ह्यूमैनिटी को भी आप भूल गए, मानवता को भी भूल गए. तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा दुनिया को दिखाने के लिए शायद ये सपोर्ट दे रही होगी. और ये सपोर्ट बहुत ही स्लो है. इट वॉज वेरी स्लो. द सपोर्ट वॉज वेरी स्लो इन प्रोवाइडिंग रिलीफ, क्योंकि जो लोग भी फैमाइन से यानी अकाल से प्रभावित थे उन तक ना पैसे पहुंच रही थी, ना फूड पहुंच रहा था, और ना कपड़े पहुंच रहे थे. ठीक है. फैमाइन होने की वजह से थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अब वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई बारिश नहीं हुई और इरिगेशन के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं बिल्ड किया अंग्रेजों ने. तो डेफिनेटली अब वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास फूड नहीं है और पैसा भी नहीं है, अनएम्प्लॉयड है. तो स्वाभाविक है क्लोथिंग का भी स्कार्सिटी हो जाएगा. यानी बेसिक नीड जो है उनकी, लाइवलीहुड जो है वो थ्रेट में है. तो इसके लिए अंग्रेजों को इनिशिएटिव लेना चाहिए. जैसे गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ कोरोना आई तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, लॉकडाउन किया. तो लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार भी थे और अनएम्प्लॉयड भी हुए, तो उन तक फूड पहुंचाई सरकार ने, है ना, वैक्सीन पहुंचाया ताकि और तेजी से भारत में ना स्प्रेड हो. तो वैसी ही स्थिति यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट एड नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, बिकॉज इंटेंशंस वाज नॉट देयर. तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा. अकाल पड़ने की वजह से अगर उन तक सहायता पहुंच जाती तो शायद ये जो बड़ा नंबर आप देख रहे हैं 45 लाख पीपल डाइड, ये नहीं होता.
इसने भी एग्रेसिव्स को, स्वाभाविक है कि हमारे देश के लोग अगर मर रहे हैं तो एक भारतीय होने के नाते हमारा गुस्सा तो सरकार पे फूटेगा कि सरकार हाथ पे हाथ क्यों रख कर बैठी है, सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही। तो वैसे ही उन दिनों एग्रेसिव्स जो थे वो बहुत इन कारणों से एग्रेसिव्स को ऐसा फील होने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट फेवरेबल फॉर इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी हितैषी नहीं है। इस इंसिडेंट से उन्हें यह फील हुआ और शायद ये एक कारण रहा कि वो आगे आकर एग्रेसिव नेशनलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं या उसी रास्ते पर चलते हैं अपने डिमांड्स के लिए, और उनका अल्टीमेट डिमांड स्वराज ही था। तिलक थ्रू हिज राइटिंग, इसके बाद तिलक ने अपने न्यूज़पेपर, उस जिस न्यूज़पेपर में वो केसरी न्यूज़पेपर में वो न्यूज़पेपर के थ्रू वो अपनी बात रखते थे, अपने विचारों को रखते थे, वहां उन्होंने राइट टू रिलीफ के बारे में भारतीयों को प्रेरित किया कि भाई अगर अकाल पड़ा है हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो भारतीयों की मदद करे, और ये उनका अधिकार है, ये उनका कर्तव्य है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो भारतीयों को मदद पहुंचाएं। और ये जो रिलीफ, राइट टू रिलीफ या फेमाइन रिलीफ कोड जो है, ये लॉर्ड लिट्टन के समय ही आया। लॉर्ड लिट्टन के समय में 1877 के आसपास आप देखेंगे भारत में अकाल पड़ा, जिस समय दिल्ली दरबार लगाया उन्होंने, बहुत पैसे खर्च किए वहां की महारानी को खुश करने के लिए, भारतीयों को ये बताने के लिए कि भारत में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल है अंडर मोनार्की या अंडर क्रॉन आप कह सकते हैं। इसको बताने के लिए, समझाने के लिए देश में बहुत पैसा खर्च किया गया। उसी समय अकाल पड़ा था डेक्कन में, दक्षिण भारत में, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल, इनफैक्ट बिलियंस ऑफ पीपल डाइड। उनके सपोर्ट के लिए किसी तरह का कोई रिलीफ फंड नहीं जारी किया गया, उनकी हेल्प नहीं की गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉर्ड लिट्टन से सवाल भी किए। तो लॉर्ड लिट्टन के आप कह सकते हैं कि जवाब से, हालांकि सरकार तो उन्हीं की थी, ये एक प्रोसेस था बस दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, वहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो गई, इस वजह से उन्होंने लॉर्ड लिट्टन से सवाल जवाब तलब किया। लेकिन इसी के बाद एक कानून आया और वो कानून था फेमाइन रिलीफ कोड। इसके अनुसार देश में कभी भी अकाल पड़ी, और उस समय भी जो अकाल पड़ी और आगे भी कभी पड़ेगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कानून के तहत कानून के तहत तो भारतीयों की मदद करेंगे ड्रॉट, फेमाइन जैसे कंसिक्वेंसेस से बाहर निकलने में, या इससे जो उनको परेशानी है उससे बाहर निकलने में गवर्नमेंट का एड होगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा उनको। इसलिए तिलक ने राइट टू रिलीफ यानी फेमाइन रिलीफ कोड, फेमाइन से संबंधित जो नियम थे उसका वर्णन करते हुए, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीयों का अधिकार है, तुम टैक्स पे करते हो और गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए नियम बनाया है कि तुम अगर इससे सफर कर रहे हो तो तुम अपनी मांग करो, इसके लिए आगे आओ और आगे आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग करो कि इस स्थिति में उनको हमारी मदद करनी चाहिए। इसके अलावा प्लेग, फेमाइन के बाद एक और समस्या उत्पन्न हो गई, प्लेग, जो बहुत तेजी से भारत में फैलने लगा। और इस प्लेग के फैलने के बाद जो समस्या ये हुई कि जैसे कोरोना काल में हम लोगों को, जो लोग भी इससे प्रभावित थे, उनको आइसोलेट कर दिया गया था, अलग थलग कर दिया गया था, वैसे ही सोल्जर्स वर डेप्यूटेड टू टेक द प्लेग इन्फेक्टेड पीपल टू आइसोलेशन कैंप्स। सोल्जर्स को भी ये जिम्मेदारी दी गई कि जो लोग भी प्लेग से प्रभावित टेक्निकल इशू, आवाज आ रही है?
हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, इज इट क्लियर? उम्मीद है कि आपको भी आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो ग्लिचेस आ जाते हैं, मशीन्स होती हैं। खैर, तो सोल्जर्स जो हैं वो आइसोलेटेड कैंप्स में उनको पकड़ पकड़ कर डाल रहे थे। वहाँ कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत स्ट्रगल था वहाँ लोगों के लिए रहना। ऑन द अदर साइड ये जो सोल्जर्स थे ये एक काइंड ऑफ गैंग ऑफ इन्वेडर्स थे, मतलब ये घुस जाते थे जबरन किसी के घर में, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, इसके अलावा घर के सामानों को फेंक देते थे, और इससे भारतीयों के अंदर गुस्सा फूट रहा था। ठीक है, जैसे पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो समय समय पर वो आतंकवाद भारत में डिलीवर करता रहता है, इससे हम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, या आप कह सकते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये। और गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है वो ये बताने की कोशिश की गई है कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी मोर। अगर आप आतंकवाद भेजोगे तो हम इसका रिटेलिएशन करेंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बड़ी शक्ति हैं, हमारे सामने वैसे भी शक्ति तो आप नहीं ही हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सम्मान देते हैं पड़ोसी देश होने के नाते, लेकिन आप हमारे लिए परेशानी उत्पन्न करेंगे, आतंकवाद भेजेंगे तो इसका रिटेलिएशन जवाब उसी तरह से दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी भारतीय बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील कर रहे थे। जैसे हम आतंकवाद से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर तो वो क्रोध, वो गुस्सा पाकिस्तान के लिए, वहाँ की सरकार के लिए, और ये जो लोग इस तरह की चीज़ों में लिप्त हैं उनके लिए कहीं ना कहीं क्रोध गुस्सा तो होता है, लेकिन वी कैन नॉट टेक एक्शन। हमने गवर्नमेंट बनाई इसीलिए है कि वो हमारे बिहाफ में एक्शन ले सके। तो वैसे यहाँ भी लोग इस सोल्जर्स के इन कारनामों से बहुत ज़्यादा इंडियंस आप कह सकते हैं क्रोधित थे, और इस खासकर जो यूथ्स थे, और इसलिए भी उन्होंने एग्रेसिव नेशनलिज्म का रास्ता चुना। बाल गंगाधर तिलक ने बहुत एक्सप्लोजिव आर्टिकल्स, मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं प्रोवोक करने वाला, भारतीयों को प्रेरित करने वाला, उनको उकसाने वाला जो है केसरी पत्र में, केसरी न्यूज़पेपर में उन्होंने केसरी न्यूज़पेपर के द्वारा आर्टिकल लिखा बैक टू बैक, और इसके लिए उनको 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी कि इन्होंने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोवोक किया है, उकसाया है अपने आर्टिकल के जरिए, और इसलिए इनको क्या कर दिया गया, 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। इट ऑल्सो इंस्पायर्ड, जैसे अगर किसी नेता को आज वर्तमान में जेल भेज दिया जाता है तो कैसे उसके समर्थक जो हैं वो सड़कों पर आंदोलन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, इस तरह के एक्शंस लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, ताकि सरकार मजबूर होकर उनको छोड़ दे या उनको रिलीफ दे, इस तरह की चीज़ें। तो ऐसा ही यहाँ भी प्रयास किया गया कि बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजने को लेकर एग्रेसिव नेशनलिस्ट जो है, जो यूथ्स जो हैं वो एग्रेसिव नेशनलिस्ट की तरफ और ज़्यादा प्रेरित हुए कि हमारे नेता के साथ ऐसा हुआ है, अब हम भी इसी रास्ते पर चलेंगे और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे। तुम एक तिलक को अंदर करोगे, 100 और तिलक पैदा होंगे। अगला जो एग्रेसिव नेशनलिज्म का कारण है वो है वर्सनिंग ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। देश में आर्थिक स्थिति डे बाय डे बहुत कमजोर होती जा रही थी। अंग्रेजों का उद्देश्य बहुत सिंपल और स्पष्ट था कि हमें भारत को लूटना है, और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया था। लाइक हमारी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि बर्बाद कर दिया गया, ताकि हम एक मार्केट के रूप में तैयार हों और हम उनके गुड्स को परचेस करें। और हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने कोलैप्स करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए, जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, ताकि भारत से जो वस्तु विदेश जा रही है उसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट यानी टैक्स देना पड़ेगा, जिससे उसका कॉस्ट यूरोप में क्या होगा, बढ़ जाएगा, जबकि वहाँ के मार्केट में जो वस्तुएं बन रही हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लग रहा है, जिससे उनकी कॉस्ट कम है। ब्रिटेन से जो वस्तु भारत में बनकर आ रही हैं उस पर कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लग रहा, इस वजह से वो भारत में वस्तुएं सस्ती हैं, जिससे उनको एक मार्केट मिला। ऑन द अदर साइड इंडियन गुड्स व एक्सपेंसिव, क्योंकि हम हाथों से बनाते थे, और ब्रिटिश गुड्स व चीप, क्योंकि वो मशीनों से बना रहे थे, वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था। तो हमारी इकोनॉमी को अब स्वाभाविक है कि जब डिमांड लो होगा डे बाय डे, अब विदेशों में भी बाजार नहीं मिल रहा, भारत में भी हमारी वस्तुएं महंगी पड़ रही हैं ब्रिटिशर्स की तुलना में, ब्रिटिश ओरिएंटेड गुड्स की तुलना में, तो डेफिनेटली डिमांड लो होगा। डिमांड लो होगा तो सप्लाई
धीरे धीरे लो होगा, प्रोडक्शन लो होगा, फिर लोगों को अनएम्प्लॉय किया जाएगा, यानी कि उन स्वाभाविक है मैं कल कारखाना चला रहा हूँ और मुझे 10 मजदूर की ज़रूरत नहीं है, मेरा उतना डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट का, तो मैं अब 10 से 8 पे, 7 पे, 6 पे, 5 पे फिर ताला लगाऊंगा। और इस तरह से भारत जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडिया वाज द हब ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और बिफोर द कॉलोनियल पीरियड। अब वहाँ इंडस्ट्रीज पूरी तरह से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े का उद्योग पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। ऑन द अदर साइड अदर इम्पैक्ट्स को अगर हम देखें तो ये जो लोग कल कारखाने से बेरोजगार हुए अब वो एग्रीकल्चर की तरफ गए। एग्रीकल्चर में भी आप देखते हैं कि कैश क्रॉप्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्वाभाविक है जो बैक टू बैक आप देख रहे हैं फैमाइन पड़ रहा है। भारत में 19th सेंचुरी में बहुत सारे अकाल पड़े और इन अकालों के पीछे का कारण है इकोनॉमी जो है हमारी वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गई। इकोनॉमी मतलब हमारा एनवायरनमेंट जो है, इकोसिस्टम जो है, इकोनॉमी कह रहा हूँ, हमारा जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। क्योंकि आप उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किसानों को मजबूर कर रहे हैं जो कैश क्रॉप्स है, जिनका डिमांड बहुत ज़्यादा है यूरोप में और जिनसे ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉफिट है या प्लांटर्स को बहुत प्रॉफिट है। लेकिन मिट्टी बंजर हो रही है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है उस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से बैक टू बैक फैमाइन आती है। ऑन द अदर साइड हम किसानों की स्थिति को भी देखें तो बहुत दयनीय है, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, उनके यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए किसी तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करने के लिए किसान मजबूर है, क्योंकि उसको टैक्स पे करना है, उतने वो प्रोडक्ट ग्रो नहीं करेगा तो टैक्स कैसे पे करेगा। और दूसरी तरफ जब ये इंडस्ट्रीज से लोग बेरोजगार हुए तो ये खेती की तरफ गए, तो जहां डिमांड 5 मजदूर की है वहां बढ़कर 15 मजदूर हो गए, तो स्वाभाविक है अब मजदूरी भी घट जाएगी, क्योंकि जो जितने कम कीमत पर मजदूरी करेगा उसी को वहां पर काम मिलेगा, क्योंकि वहां पर अबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर्स हो गया। तो इस तरह से देश की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर रही है और अंग्रेजों ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सारे पॉलिसीज बनाए। इसके अलावा हमारा जो गोल्ड रिजर्व था उसको भी वो ड्रेन करके लंदन ले गए। ठीक है, गवर्नमेंट से किसी तरह की लोन नहीं मिल रही है, भारतीयों को बैंक जो है वो किसी तरह का ग्रांट नहीं दे रही। ठीक है, यानी इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, इकोनॉमिक एड नहीं दिया जा रहा है, नाइदर गवर्नमेंट द्वारा नॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, या गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी प्रमोट नहीं कर रही है जिससे भारतीयों को राहत मिले। इसके अलावा मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल इंडिया रिमेन्ड, अब भारत सिर्फ कच्चा माल ही यूरोप को दे रहा है। इसके अलावा हमारे जो रिसोर्सेज थे जैसे लकड़ियाँ थी और नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको भी बहुत सस्ते कीमत पर तो वो ले ही जा रहे थे, ड्रेन कर रहे थे इंडिया से इंग्लैंड, तो ये भी एक तरह से इकोनॉमिक लॉस ही है। इसने भी बहुत हद तक, आपने दादा भाई नारोजी की वो ड्रेन थ्योरी जो उन्होंने दी अपनी किताब में, जिसमें उन्होंने बताया हाउ ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटिंग आवर इकोनॉमी एंड हाउ ब्रिटिशर्स आर ड्रेनिंग आर रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। जब आपने मॉडरेट्स पढ़ा होगा तो वहाँ उनके इस विचारों को और इस थ्योरी को भी पढ़ा होगा। तो ये इंडियंस के बीच अब इस तरह के आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट आ गए, इस तरह के थॉट्स आ गए कि भाई वो हमसे सिर्फ कर नहीं ले रहे हैं, वो हमारे रिसोर्सेज को भी लेकर जा रहे हैं। एक तरह से वो नॉन कैश आइटम है जो कैश में कन्वर्ट होगा, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑल दीज आर कलेक्टिवली इकोनॉमिक लॉस फॉर अस, ये सारे के सारे हमारे लिए इकोनॉमिक लॉस हैं और इसने भी शायद यूथ को एग्रेसिव नेशनलिज्म की तरफ प्रमोट किया, क्योंकि मॉडरेट्स वर फेल्ड इन स्टॉपिंग ब्रिटिशर्स। मॉडरेट्स कहीं ना कहीं फेल हैं ब्रिटिशर्स को रोकने में, ये सारा मनमाने ढंग से जो वो कर रहे हैं इसको रोकने में मॉडरेट्स फेल थे, इसलिए एग्रेसिव नेशनलिज्म का एक रास्ता जो है वो खुल जाता है। भारत में हैंडीक्राफ्ट भी पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया है। हैंडीक्राफ्ट के डिक्लाइन होने का कारण क्या है? हैंडीक्राफ्ट क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुकी है, अब हाथों से बनी हुई वस्तुएं महंगी पड़ रही हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली है, तो मशीन मेड गुड्स भारत में आ रही हैं और वो सस्ती हैं, इसलिए धीरे धीरे हैंडमेड गुड्स का डिमांड घटता है और धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट, लेकिन सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आई बिलीव कि इकोनॉमिक कंडीशन के बाद कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको शायद यहाँ पर नहीं पीपीटी में अरेंज किया गया है, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली प्रमोट इट, बिकॉज आप इसको प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली हम एक
हमें फीडबैक मिलेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो इंस्पायर्ड मी, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और डिलीवर करने की कोशिश करूं। और डेफिनेटली आपके जुड़े रहने से मुझे प्रेरणा भी मिलती है कि मेरे पीछे एक समूह है जो मेरे कंटेंट को पसंद कर रहा है, और मुझे उसके लिए एवरीडे काम करना है। इवन दो मैं सुबह 7 बजे से अभी तक क्लासेस ले रहा होता हूं ऑफलाइन सेंटर में, बट स्टिल इसके बाद भी मैं ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर आता रहूं, ताकि आपकी जो ज़रूरतें हैं उसको मैं पूरा कर सकूं। तो स्टे ट्यून्ड, कल फिर मिलेंगे, इसके आगे हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, और कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।